हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 2 है और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, कल हम पढ़ चुके हैं इतना कि वितरण मैप जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो है गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। आज इन्हीं को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई गुणात्मक जो है वो कितने टाइप का होता है, मात्रात्मक मैप होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है गुणात्मक मानचित्र। इसमें क्या है भाई, इसकी 4 विधियाँ होती हैं। जो गुणात्मक ये मानचित्र होता है वो कौन सी 4 हैं। फर्स्ट है रंगारेख या फिर कोरोक्रोमैटिक मैप्स। सेकंड है सामान्य छाया विधि या फिर शेड मेथड। थर्ड है वर्ण प्रतीकी विधि और फोर्थ है नामांकन विधि। देखिए, इनको आगे देखते हैं। फर्स्ट जो है ये रंगारेख विधि या कोरोक्रोमैटिक मेथड। इसमें क्या होता है भाई, ये भी वितरण मैप का ही एक पार्ट है, हम सबको पता है क्योंकि ये 4 पार्ट हम अभी ये पढ़ के आए हैं। लेकिन जो रंगारेख या फिर ये कोरोमैटिक विधि होती है, कोरोक्रोमैटिक विधि है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई भी मैप है उसको भर रहे हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई एक चीज़ है, यहाँ पे दूसरी चीज़ दर्शा रहे हैं, यहाँ पे तीसरी, हम 3-4 चीज़ें दर्शा रहे हैं तो अलग अलग को अलग अलग कलर्स से दर्शाएंगे। यानी कि जहाँ पे भी वो चीज़ होगी उसको उस वहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर कर देंगे। मान लो चावल हैं, यहाँ भी चावल हैं, यहाँ भी चावल हैं, तो हमने दोनों को एक रंग से दर्शा दिया। यहाँ पे गेहूं है और यहाँ पे भी गेहूं है, तो इन दोनों को एक रंग से दर्शा दिया। इस तरह से हम रंगों के द्वारा दर्शाते हैं। फिर जब हम इंडेक्स बनाएंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे जैसे लाल रंग दर्शा रहा गेहूं को, पीला रंग चावल को, इस तरह से हम इंडेक्स बना देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो ये सामान्य, ये जो हमने अभी रंगारेख विधि पढ़ी है या ये क्रोमैटिक विधि पढ़ी है, ये सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है सामान्य रंगक मैप। सामान्य रंगक मैप वही है जैसे हमने कोई भी एक चीज़ ली, उसको किसी भी अपनी मनमर्जी से कोई भी कलर कर दिया और फिर इंडेक्स में वो कलर दिखा के और ये बता दिया कि भाई ये कलर डिनोट कर रहा है इस चीज़ को। ये तो है सामान्य रंगक मैप। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रंगक मैप होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दर्शा रहे हैं मैप के ऊपर, तो पूरे वर्ल्ड में उसी एक कलर से ही दर्शाएंगे उसको। जैसे देखो भाई, ये एग्जाम्पल पे हमने दिया है कि जो गहरे भूरे रंग से हम दर्शाते हैं वो हम माउंटेन्स को यानी पर्वत को दर्शाते हैं। हल्का भूरा रंग होता है वो भी माउंटेन्स के लिए होता है। पीला रंग होता है मैदानों के लिए। नीला रंग होता है जल के लिए। और जो बर्फीली चोटियाँ होती हैं उनके लिए होता है सफ़ेद रंग। वनस्पति के लिए होता है हरा रंग। घास के लिए होता है पीला रंग और मरुस्थल के लिए होता है हल्का भूरा रंग। तो ये सारे के सारे हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इन चीज़ों को दर्शाएंगे ना, वर्ल्ड में चले जाओ, कोई भी देश है जहाँ पे हम इस मैप के थ्रू पर्वतों को दर्शा रहे हैं तो हम ब्राउन कलर से ही दर्शाएंगे। पानी को दर्शा रहे हैं तो हम जल को नीले रंग से ही दर्शाएंगे। बर्फीली चोटियों को सफ़ेद रंग से ही दर्शाएंगे। वनस्पति को हरे रंग से ही दर्शाएंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसे रंग से एक चीज़ को डिनोट करना ही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगक मैप। आगे है तीसरा है रंगक मैप का छाया, ये स्तर छाया या फिर स्तर रंगक मैप। क्या है, स्तर छाया या फिर स्तर रंगक मैप। इसमें भाई क्या होता है, एक कलर की जो अलग अलग शेड होती है ना, उनके द्वारा अलग अलग वस्तुओं को दर्शाया जाता है। मान लो एक ग्रीन कलर है, उसकी 5 शेड हैं, तो वो 5 शेड अलग अलग किसी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को दर्शाएंगी। तो यही है स्तर छाया रंगक मैप। इसमें देखो जैसे गहरा, हल्का और सामान्य, ये तीन तरह के कलर हो गए मान लो। तो ये किसी और को दर्शा रहा है, हल्का किसी और को दर्शा रहा है और सामान्य किसी और थिंग को दर्शा रहा है मैप पे। इस तरह से होते हैं ये। अब है गुणात्मक छाया मानचित्र, गुणात्मक मानचित्र था, उसकी जो दूसरी विधि है वो है सामान्य छाया विधि। क्या है, सामान्य छाया विधि किसकी है, गुणात्मक मैप्स की। सेकंड मेथड है ये सामान्य छाया विधि। पहली थी वो रंगक मैप वाले पढ़े थे हमने। तो देखो इसमें क्या है, इसमें है भाई जो सामान्य छाया विधि होती है ना, उसमें मैप पर हम मान लो अलग अलग चीज़ें दर्शा रहे हैं। तो मान लो कहीं पे कोई एक वस्तु दर्शा दी हमने प्लस के निशान से, एक दर्शा दी माइनस के निशान से, एक दर्शा दी हमने ये सर्कल से, एक दर्शा दी ट्रायंगल से। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग शेडिड के द्वारा दर्शाते हैं।
यही कहलाती है सामान्य छाया विधि। यानी कि छाया, मान लो भाई कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पे हमने पूरे से ये प्लस प्लस कर दिया, तो ये वाली होगी एक सामान्य छाया विधि। ठीक है, आगे है दूसरी, वो है वर्ण प्रतीकी या फिर प्रतीक विधि। वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि होती है, इसमें हम अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज करते हैं। क्या है, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज किया जाता है इस विधि में, और इसके आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा है वर्ण प्रतीकी विधि को। देखो, पहला है ज्यामितीय प्रतीक। इसमें भाई हम मैप जब फिल करते हैं, तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैप पे दर्शाते हैं, तो जो ज्यामिति से रिलेटेड जितनी भी ये शेप्स होती है ना, उनके द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, यही है ज्यामितीय प्रतीक। दूसरा है ये चित्रात्मक प्रतीक। क्या है, चित्रात्मक प्रतीक। इसमें हम इसको इंग्लिश नेम में क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल मैप्स। क्या है ये, पिक्टोरियल्स। तो भाई इसमें चित्रात्मक प्रतीक में क्या होता है, हम जिस भी चीज़ को मैप के ऊपर दर्शा रहे हैं ना, उसी चीज़ का हम क्या बना देते, मान लो हम कहीं पे वेजिटेशन दर्शा रहे हैं, पेड़ दर्शा रहे हैं, तो हम पेड़ बना देंगे। ठीक है, कहीं पे हम भाई कोई ऊंट, कार, गाड़ी, बाजरा, कुछ भी दर्शा रहे हैं ना, उसी चीज़ का हम क्या है, चित्र बना देते हैं। तो यही है चित्रात्मक प्रतीक विधि। तीसरी विधि है ये है मूलाक्षर विधि। मूलाक्षर मतलब देखो, नाम से पता चल रहा है, मूल अक्षर। जिस भी नाम से कोई भी वस्तु है, उसका नाम जिस भी वर्ड से, जिस भी लेटर से शुरू हो रहा है ना, उस लेटर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, भाई राइस दर्शाने हैं, तो हम मैप में जहाँ जहाँ भी राइस दर्शाएंगे, वहाँ पे आर से डिनोट कर देंगे कि भाई यहाँ पे राइस हैं। ऐसे ही वीट से, वीट दर्शाना है तो हम डब्लू लिख देंगे, लोहा दर्शाना है तो आयरन का आई लिख देंगे। तो ये पहला अक्षर जो है ना, उस लेटर का, उसका वर्ड का पहला लेटर है, उससे हम दर्शाते हैं, और यही कहलाती है मूलाक्षर विधि। तीसरा ये अगला है नामांकन विधि। नामांकन विधि है जो नेमिंग मेथड है, इसमें क्या होता है भाई, जिस भी वस्तु को दिखाना होता है ना, हम डायरेक्ट उसका पूरा नाम लिख देते हैं। हमने मूलाक्षर में क्या किया था, पहला लेटर लिखा था, लेकिन यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हम पूरा का पूरा नाम लिख देते हैं। भाई देखो, अगर हम देखो एग्जाम्पल में दिखाया है, हम असम में चावल दर्शा रहे हैं कि भाई असम वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे चावल उगते हैं। पश्चिम बंगाल में चावल उगते हैं, तो पश्चिम बंगाल में और असम में जाके हम चावल लिख देंगे। बस यही है नामांकन विधि। और जो ये नामांकन विधि है, इसका जो गुण है वो कौन से हैं, वो देखो। जो ये विधि है ये इजी है। हाँ भाई इजी है, हमें तो ये लिखना है ना, जाके कहाँ पे कौन सी चीज़ है, डायरेक्ट जाके उसका नाम लिख देना है। आसानी से चीज़ों को इस पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है भाई, लेकिन इसमें क्या होता है कि वस्तु की जो मात्रा होती है और घनत्व होता है ना, उसका नहीं पता चलता। भाई हमने ये तो लिख दिया कि भाई असम में, पश्चिम बंगाल में चावल होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं डिनोट कर पाए ना हम कि कितना जो प्लेस है वहाँ पे, कितना एरिया है, वहाँ चावल बोया जाता है। तो न तो ये पता चला कि कितनी मात्रा में हम बोते हैं, न ये पता चला कि कितने एरिया पे बोते हैं। नेक्स्ट है, ये केवल ये दर्शाते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पे है, कितनी है, ये नहीं दर्शाते। हाँ, ये पहले वाले में हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट है, कई बार वह स्थान भी रिप्रेजेंट हो जाता है जहाँ पे विशेष वस्तु नहीं मिलती। हाँ भाई, हो जाता है। जैसे भी हम देखो, हमने पूरा का पूरा जो असम है वहाँ पे चावल दिखा दिया, लेकिन असम में भी तो बहुत सारा पार्ट ऐसा होगा ना जहाँ पे जो चावल नहीं उगता है। आगे देखते हैं। सेकंड हो गया हमारा मात्रात्मक मानचित्र। मात्रात्मक मानचित्र क्या होता है भाई, इसमें ना किसी भी वस्तु की मात्रा, घनत्व या फिर हम उसका वितरण दर्शाते हैं मात्रात्मक मानचित्र में। ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला है इसका सम्मान रेखा विधि। दूसरी है वर्णमात्र या फिर छाया चित्र। तीसरी है बिंदु मानचित्र, और चौथी है आरेख मानचित्र। तो देखिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहली कौन सी है इसकी, सम्मान रेखा विधि। जो सम्मान रेखा विधि है वो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोप्लेथ। क्या कहते हैं, आइसोप्लेथ। तो जो ये आइसोप्लेथ वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा से आया है, जो 2 वर्डों से मिलके बना है, आइसो प्लस प्लेथ। इसमें आइसो का मतलब हो गया है समान, प्लेथ का मतलब हो गया है माप। तो क्या डेफिनेशन हुई सम्मान रेखा विधि की, मैप पर समान मूल्यों को निर्धारित करने वाली जो रेखाएं होती है ना, वही कहलाती हैं सम्मान रेखाएं। ठीक है, आगे कुछ ये रेखाएं हैं, इनको देख लेते हैं भाई। कौन सी रेखाएं, देखो ये हैं समताप रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। समदाब रेखाएं समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। समोच्च रेखाएं जो होते हैं वो कंटूअर्स होते हैं
समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाते हैं। सममेघ जो रेखाएं होती हैं वो एक जैसे बादलों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है समवर्षा होती है, जहाँ पे समान वर्षा होती है उन वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। समलवणता, जहाँ पे समान लवणता है वो वाला एरिया आ गया। समुद्रों में दर्शाते हैं ना हम, जैसे लवणता वो वाला। तो सम भूकंप, जहाँ पे एक जैसे वो तीव्रता के भूकंप आते हैं। और समदिक्पाती रेखा, ये सारी की सारी अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं वर्णमात्री या फिर छाया विधि। वर्णमात्री या फिर छाया विधि जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेडिंग मेथड या फिर कोरोप्लेथ मेथड। तो जो ये कोरोप्लेथ वर्ड है ये भी ग्रीक भाषा से आया है। ये कोरो जमा प्लस से मिलके बना है। कोरो का मतलब है स्थान और प्लेथ का मतलब है माप, अर्थात किसी भी क्षेत्र में मात्रा, यानी कि किसी चीज़ का कितना माप है, कितनी मात्रा पाई जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यही है कोरोप्लेथ मेथड। इसमें प्रशासनिक इकाइयों जैसे देश, राज्य, जिला आदि के विभिन्न शेडिड के द्वारा इनको अलग अलग करके चीज़ों का वितरण दर्शाया जाता है। भाई देखो कि किसी देश में कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी पाई जाती है, या फिर पूरे देश का देखें तो किसी राज्य में वो कितनी पाई जाती है, राज्य का भी देखें तो जिले में वो चीज़ कितनी पाई जाती है। इस तरह से फिर अलग अलग प्रकार की शेड दे दी जाती हैं उन चीज़ों को अलग अलग दर्शाने के लिए। तो फिर आगे देखते हैं मोंक हाउस और विल्सन की एक बुक थी, उसमें क्या लिखा था ये देखो। सबसे पहले तो बुक का नाम देखो, मैप एंड डायग्राम्स। क्या है बुक का नाम? मैप्स एंड डायग्राम्स। इसमें क्या कहा गया है कि यदि सम्मान रेखा मानचित्र जलवायु वैज्ञानिक का प्रमुख यंत्र है तो वर्णमात्री जो मानचित्र विधि है ना वो जनसंख्या के वितरण के मात्रात्मक विवेचन में मानव भूगोलवेत्ता का प्रमुख औजार है। आगे है जो ये मेथड है हमने अभी अभी पढ़ा है, ये वर्णमात्री या फिर छाया मेथड। इस मेथड में क्या है भाई, इसमें है ना घनत्व, मात्रा, ये सब दर्शाने के लिए विशेष क्षेत्र का जो प्रशासनिक मैप होता है ना वो होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें राज्य आदि का सीमांकन किया जाता है। भाई मैप नहीं होगा, प्रशासनिक मैप नहीं होगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई हम किसी भी स्टेट में कुछ भी दर्शा रहे हैं वो कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे, शेड्स बनाएंगे और गंतव्य लिखना होगा। जैसे देखो ये एग्जाम्पल भी दे रखा है कि भाई मैप में हम है ना गेहूं को इस तरह की शेड से दर्शा रहे हैं, इस तरह की शेड होगी वो दर्शाएगी जहाँ पे गेहूं 25% पाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो शेड है वो 15 से 25% का दर्शा दिया। नेक्स्ट है वो दर्शा दी 15 से 5%। इस प्रकार से जहाँ पे घनत्व अधिक है गेहूं का वो किसी और शेड के द्वारा, मीडियम है वो किसी और के द्वारा, बिल्कुल कम है वो किसी और के द्वारा। इस तरह से इसमें शेडेड के द्वारा हम दर्शाते हैं। तीसरी विधि है ये है बिंदु विधि, डॉट मेथड। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर है ना ये डॉट मेथड होता है, ये जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए भी हमें प्रशासनिक मैप की ज़रूरत होगी। भाई हम किसी देश का दर्शा रहे हैं जनसंख्या घनत्व, किसी राज्य का दर्शा रहे हैं या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का दर्शा रहे हैं तो उसके लिए प्रशासनिक मैप होगा तभी तो हम वो गंतव्य दर्शा पाएंगे ना। तो फिर इसमें क्या होता है, ये जनसंख्या वितरण के लिए बेस्ट विधि मानी जाती है। सर्वप्रथम राज्यों की जनसंख्या पता होनी चाहिए हमें, उसके बाद ही हम आगे मतलब इसको पूरे देश के मैप को फिल कर सकते हैं। अगर राज्यों की सारों की हमें पता होगी कि भाई यहाँ पे इतना जनसंख्या घनत्व है तभी तो हम फिल कर पाएंगे ना पूरे की पूरी जो हमारे देश का मैप हो उसको। इसमें क्या होता है, हम डॉट लगाते हैं भाई कि हम कैसे करेंगे, भाई कोई भी एक मैप ले लेंगे उसमें जनसंख्या घनत्व है वो डॉट्स के द्वारा उस जनसंख्या को हम प्रदर्शित करेंगे कि भाई यहाँ पे इतना घनत्व है, यहाँ पे इतना घनत्व है। जहाँ पे है ना मैक्सिमम जो घनत्व होता है वहाँ पे अधिक डॉट्स लगाए जाते हैं और जहाँ पे मिनिमम होता है वहाँ पे कम डॉट्स लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कम जनसंख्या वाले को भी और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिया को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बिंदुओं के आकार का भी ध्यान रखा जाता है। भाई किस प्रकार से रखा जाता है, कौन सी प्रणालियां हैं, देखो पहली है बिंदु अंकित करने की प्रणाली, समबिंदु प्रणाली। इसमें क्या होता है भाई, डॉट को बिल्कुल समान दूरी पर लगाया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हमने लाइन में लगा दिया, लाइन में नहीं लगाएंगे हम इनको, ठीक है। समबिंदु प्रणाली है ये, इसमें समान दूरी पर डॉट्स लगाए जाते हैं। दूसरी है असम बिंदु प्रणाली। असम बिंदु प्रणाली में क्या होता है भाई, इसमें है ना
ज़्यादा घनत्व वाली जो वस्तु होती है उसके लिए अधिक डॉट्स लगाए जाते हैं, कम घनत्व वाली जो वस्तु होगी उसके लिए हम कम डॉट्स लगाएंगे। तो यही है असमबिंदु प्रणाली। ये एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स लगे हैं इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज़ अधिक है, और जो कम लगे हैं इसका मतलब है यहाँ पे कम है। नेक्स्ट देखिए, जो डॉट मेथड है वो भी दो विधि और है इसकी। पहली है क्षेत्रीय विधि। क्षेत्रीय विधि को हम और किस किस नाम से जानते हैं? एरियल से या फिर स्टिल्जन बोअर विधि से। स्टिल्जन बोअर विधि या फिर एरियल विधि कहलाती है क्षेत्रीय विधि। जो क्षेत्रीय विधि होती है इसमें हम डॉट्स भी यूज़ करते हैं और वृत्त भी यूज़ करते हैं। क्या? बिंदु भी और वृत्त भी दोनों को यूज़ करेंगे। लेकिन जो वृत्त होते हैं ना वो नगरीय जनसंख्या को दर्शाते हैं, और जो डॉट्स होते हैं वो ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाते हैं। और प्रत्येक वृत्त का जो आकार होता है वो जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के अनुसार होता है। जैसे भाई हमने किसी भी मैप पे वृत्त लगाने हैं, ठीक है, नगरीय जनसंख्या दर्शानी है। जहाँ पे अधिक है उसका वृत्त थोड़ा बड़ा होगा, जहाँ पे मीडियम है उसका वृत्त थोड़ा छोटा होगा, और जहाँ पे बिल्कुल ही ना के बराबर है वो बिल्कुल ही छोटा होगा। इस तरह से जो ये वृत्त होंगे इनका जो आकार होगा वो भी जनसंख्या के घनत्व के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। और डॉट और वृत्त वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या का केंद्र होता है। नेक्स्ट देखिए, ये है आयतनी विधि या फिर स्टेन-डी-गियर विधि। क्या है? स्टेन-डी-गियर विधि या फिर आयतनी विधि। इसमें क्या होता है भाई, उसमें पहले वाली में तो था हमने वृत्त खींचे थे नगरों की जगह। यहाँ पे है ना, जहाँ पे नगरों की जनसंख्या होती है वहाँ पे हम स्फीयर्स बनाते हैं, और जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या होती है वहाँ पे हम डॉट्स ही बनाते हैं। और यहाँ पे गोले को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जब गोले का एरिया निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है? दी हुई संख्या डिवाइड बाई मानी गई संख्या पूरे का होल का अंडर और मल्टीप्लाई बाय माना गया जो अर्धव्यास है वो। ये है आयतनी विधि। आगे देखते हैं आरेख विधि। जो आरेख विधि होती है इसमें क्या होता है भाई, इसमें ना सांख्यिकीय आरेख के द्वारा वस्तुओं को दर्शाया जाता है। क्या? सांख्यिकीय आरेख के द्वारा वस्तुओं को दर्शाया जाता है। जैसे देखो, दंड आरेख हो गया भाई, वर्गाकार हो गया, या फिर वृत्ताकार, इस तरह के आरेख बनाएंगे तब हम किसी भी चीज़ को हम उन दंडों की सहायता से या फिर वृत्तों की सहायता से हम दर्शाते हैं। इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी हैं? देखो, प्रशासनिक मैप की आवश्यकता होती है भाई। प्रशासनिक मैप की आवश्यकता तो हमें हर जगह ही होगी। नेक्स्ट है आंकड़ों का होना जरूरी है। हाँ भाई, आंकड़े होंगे तभी तो हम अच्छे से कैलकुलेट करके और दंड की सहायता से या वृत्त की सहायता से दर्शा पाएंगे। तीसरा है आरेख द्वारा प्रदर्शन करना। ये तीनों के तीनों ये क्या है? आरेख विधि के 3 फीचर्स हैं फ्रेंड्स। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहला पढ़ा कि जो वितरण मैप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि है रंगारेख विधि, दूसरी है सामान्य छाया विधि, तीसरी है वर्ण प्रतीकी विधि, और चौथी है नामांकन विधि। रंगारेख में हम रंगों की सहायता से चीज़ों को दर्शाते हैं, फिर इंडेक्स बना के दर्शा देते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य रंगक, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगक मैप, और तीसरी है स्तर छाया स्तर रंगक। आगे है दूसरे नंबर की थी जो सामान्य छाया विधि, उसमें मैप पर अलग अलग सामान्य शेडिड्स के द्वारा हम वस्तुओं को दर्शाते हैं। तीसरी थी वर्ण प्रतीकी। वर्ण प्रतीकी में भी हम सिंबल्स के द्वारा दर्शाते हैं, या जैसे ये 3 प्रकार की थी, ज्यामिति के जो भी सिंबल्स होते हैं, या फिर चित्रात्मक चित्र बना के, या फिर जो मूल अक्षर होता है किसी वस्तु का जो पहला लेटर होता है उसके द्वारा दर्शा देते हैं। और आगे थी नामांकन विधि। जो नामांकन विधि थी ना उसमें पूरा का पूरा नाम लिख दिया जाता है मैप के ऊपर जिस भी चीज़ को दर्शाया जाता है। ये था। फिर है ये था दूसरे नंबर का मैप था मात्रात्मक मानचित्र। ये जो मानचित्र होते हैं, ये मैप होते हैं किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है, घनत्व होता है, वितरण होता है, उसको दर्शाने के काम आते हैं। मुख्यतः जो भाई हम फसल वगैरह होते हैं इसका घनत्व दर्शाते हैं, या फिर जो जनसंख्या वगैरह होती है उसके बारे में ये ज़्यादा दर्शाता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला है सम्मान रेखा विधि, दूसरा है वर्णमात्र या फिर छाया विधि, तीसरा है बिंदु मानचित्र, और चौथा है आरेखी मानचित्र। सम्मान रेखा विधि होती है, सम्मान को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोप्लैथ मेथड, और इसका जो इंग्लिश नाम है 2 वर्डों से मिलके बना है, आइसो जमा प्लैथ। आइसो का मतलब है समान, प्लैथ का मतलब है माप। इसका मतलब क्या हो गया? मैप पर समान मूल्य वाले जो भी चीज़ें हैं उनको दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती हैं सम्मान रेखा विधि, ठीक है। और इसको हम जो ये आइसोप्लैथ वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। फिर हमने पढ़ा
कि जो समान ताप वाले जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाने वाली रेखाएं हैं वो हैं आइसोथर्मल्स, दाब वालों को दर्शाएंगी आइसोबार्स, और समान ऊंचाई वालों को दर्शाएंगी कंटूअर्स, और जो समान मेघ्स हैं उनको आइसोनेप्स, और जो समान वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनको दर्शाने वाली रेखाएं हैं आइसोहेड्स, और लवणता वाले हैं आइसोहेलाइंस, और भूकंप को दर्शाएंगी आइसोसिस्मल्स। ये था हमारा अब तक का। फिर हमने पढ़ा इसके आगे वर्णमात्री छाया विधि। जो वर्णमात्री छाया विधि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोप्लेथ मेथड या फिर शेडिंग मेथड। जो कोरोप्लेथ वर्ड है वो भी ग्रीक भाषा से आया है। कोरो का मतलब है स्थान, में ये प्लेथ का मतलब है माप, अर्थात किसी भी क्षेत्र में कोई वस्तु है उसकी मात्रा या माप को दर्शाना है ये विधि। फिर है जो ये विधि होती है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले घनत्व मात्रा आदि को दर्शाने के लिए उसका प्रशासनिक मैप चाहिए उस एरिया का जहाँ पे हम उस चीज़ को एक्चुअली दर्शा रहे हैं। फिर उसके बाद सीमांकन करेंगे, फिर वस्तुओं के लिए अलग अलग शेडिड होंगी, फिर हम वस्तु को दर्शा देंगे। फिर है बिंदु मेथड यानी कि डॉट मेथड, बिंदु विधि। इसमें क्या है भाई, बिंदुओं के द्वारा चीज़ों को दर्शाया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा बिंदु लगेंगे इसका मतलब है उस चीज़ का घनत्व अधिक है, और जहाँ पे कम लगेंगे मतलब है कम है। और ये दो प्रकार से प्रणाली होती है बिंदु अंकित करने के लिए। सम बिंदु यानी कि एक जैसी दूरी पर बिंदु लगाएंगे लेकिन लाइन में नहीं लगाएंगे। दूसरा है असम बिंदु। जो असम बिंदु होता है उसमें भाई जहाँ पे अधिक बिंदु होंगे इसका मतलब है कोई वस्तु वहाँ पे अधिक होती है, घनत्व अधिक है, और कम होंगे मतलब है कम होती है। फिर जो डॉट मेथड होती है ये दो प्रकार की होती है, क्षेत्रीय विधि, एरियल विधि या स्टिल्जेन बोअर विधि। जो क्षेत्रीय विधि होती है उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या होती है उसको बिंदुओं के द्वारा, और जो नगरीय जनसंख्या होती है उसको वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी थी आयतनी विधि या फिर स्टैंड डी गिर विधि। स्टैंड डी गिर विधि जो है इसमें डॉट मेथड के द्वारा तो ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाते हैं जैसे पहले वाले में दर्शाते थे, लेकिन जो नगरीय जनसंख्या है उसको स्फीयर के द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ पे जो गोले का एरिया माना गया है वो दी गई संख्या डिवाइड बाय मानी गई संख्या दोनों का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय माना गया अर्धव्यास। फिर हमने चौथी विधि पढ़ी जो कौन सी थी, आरेख विधि। जो ये विधि थी इसमें सांख्यिकी आरेख के द्वारा वस्तु को दर्शाया जाता है, जैसे दंड आरेख के द्वारा, वर्गाकार के द्वारा, वृत्ताकार आरेख के द्वारा चीज़ों को हम दर्शाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें कि भाई प्रशासनिक मैप होना जरूरी है, आंकड़ों का होना जरूरी है, और जो आरेख द्वारा प्रदर्शन करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।